हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो कि 2022 की हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आप सभी के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के सभी एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन 30 के 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले। साथ ही साथ इनसे जो एक्स्ट्रा डिटेल्स निकलेंगी वहां से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अरुण चावला को FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है FICCI की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो इस डिटेल को ध्यान रखेंगे कि अरुण चावला को अब महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। तो आइए अब थोड़ा सा FICCI के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो FICCI है ना, ये बेसिकली व्यापारी संगठनों का एक संघ है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी और किसकी सलाह पर हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी की सलाह पर हुई थी। और इसके जो शुरुआती 2 फाउंडर्स हैं वो कौन है? तो वो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर। दोनों के इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा। स्थापना मैंने अभी आपको बता दिया 1927 में हुई थी। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है उदय शंकर। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और महासचिव कौन है? तो ये है दिलीप चेनाय। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया, महानिर्देशक कौन बने हैं? अरुण चावला बने हैं। और महासचिव कौन है? तो ये है दिलीप नेचाय। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। स्थापना 1927 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 31 अगस्त 2024 तक के लिए सत्यनारायण प्रधान को किस संस्थान के महानिर्देशक के रूप में चुना गया है? तो इन्हें किस संस्थान के लिए चुना गया है? तो ये है NCB, या जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सत्यनारायण प्रधान है ना, इनके पास एक अतिरिक्त प्रभार और है। किसका? NDRF का। NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यानी बेसिकली इनके पास 2 प्रभार है, एक तो है NCB का और दूसरा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। दोनों में से किसी का भी महानिदेशक पूछे तो आपको ध्यान रखना है आंसर क्या होगा? सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। अगर मैं नारकोटिक्स की बात करूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की बात करूं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सत्यनारायण प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विनीत जोशी को हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किस संस्था के अध्यक्ष हैं ये हैं CBSE के। किसके? CBSE के। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए CBSE जो है ना, वो क्या है? वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप में से कुछ लोग हो सकता है MP बोर्ड से पढ़ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है UP बोर्ड से पढ़ रहे हो, कुछ लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो। तो ये जो स्टेट्स हैं ये अपने अपने एक बोर्ड सिस्टम चलाते हैं और साथ ही साथ एक सेंट्रल का बोर्ड सिस्टम भी चलता है, जिसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या जिसे हम CBSE बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है विनीत जोशी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद किसे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? किसने शपथ ली है? तो देखिए उत्तराखंड के अभी तक मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी, और वही फिर से बने हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो ये है गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए बल्कि इसको। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। CM कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। लगातार दूसरी बार CM बने हैं ये, ठीक है। इसके साथ इन्होंने 8 कैबिनेट मिनिस्टरों ने और शपथ ली है, यानी धामी ने तो ली है, इनके साथ 8 मिनिस्टर्स और हैं। यहाँ पर अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो टोटल उत्तराखंड में 70 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी ने कितनी जीती थी? 47 जीती थी, और 19 जीती थी कांग्रेस ने, 2 जीती थी BSP ने, और बाकी 2 निर्दलीय थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2021-22 में अहमद नसीर अल रईसी को किस संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो देखिए इनका नाम आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो,
क्योंकि इन्हें चुना गया है इंटरपोल के प्रेसिडेंट के रूप में। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो हैं ये बेसिकली किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये यूएई से बिलोंग करते हैं, यूएई से बिलोंग करते हैं। और ये यूएई के होम मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर जनरल थे पिछले 4 सालों से। अब एक तरीके से इंटरपोल के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के प्रवीण सिन्हा जी जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं, इन्हें इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि एशिया के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके लिए चुना गया है। इंटरपोल की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म। इसका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो ये कहां पर है, ये है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसने दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इथोपिया के पीएम के रूप में शपथ ली। अब देखिए दूसरी बार ली है, यानी ये पहले भी रह चुके होंगे। और ये हैं कौन, तो ये हैं अबी अहमद। कौन है ये, ऑप्शन डी अबी अहमद। चलिए अबी अहमद जो है ये दूसरी बार इथोपिया के पीएम बने हैं। इससे पहले ये 2018 में चुने गए थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसे दिया गया है, तो वो है अबी अहमद। इनकी अगर मैं पार्टी की बात करूं तो इनकी पार्टी का नाम है प्रोस्पेरिटी पार्टी। ठीक है, टोटल जो सीट्स थी वो थी 436, जिसमें से इन्होंने 410 यानी 410 सीटें जीत ली। तो बेसिकली ये एक तरफा जीत हो गई थी इनके लिए। वहीं अगर मैं इथोपिया की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताएं कि इथोपिया की करेंसी क्या है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक के रूप में चुना गया है। इसे हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में ZSI भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है डॉक्टर धृति बनर्जी को, यानी ऑप्शन डी धृति बनर्जी इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जुलाई 1916। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सब का जानकारी इकट्ठा करके रखना कि कहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन सी स्पीसीज डेंजरस स्पीसीज में है, कौन सी ब्लैक बुक में है। तो ये सारी रेड डेटा बुक जितनी भी जानकारी है ये सारी की सारी कौन इकट्ठी करता है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नकुल चोपड़ा को हाल ही में किस संस्थान के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए नकुल चोपड़ा को जो है वो बार्क के सीईओ के रूप में चुना गया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है। एक है बार्क जिसे हम बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये वो बार्क नहीं है, ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वाला बार्क है ये। तो ध्यान रखेंगे ये वो बार्क नहीं है। इस बार्क का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है पुनीत गोयनका। ध्यान रखेंगे, तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन है पुनीत गोयनका और सीईओ कौन चुने गए हैं, तो नकुल चोपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है ये। और इसका सही आंसर क्या है, गुलबर्ट एफ हैग्बो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहले अफ्रीकन हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुने गए हैं। ये पहले अफ्रीकन हैं। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसकी स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी। इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो ये है 187 सदस्य देश। मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। और अगर मैं हैग्बो की बात करूं तो ये टोगो एक देश है, टोगो, उसके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसे 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो ये किसे किया गया, काफी इंपॉर्टेंट और
मशहूर पर्सनैलिटी हैं, तो इसका सही जवाब है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये विश्वा ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। आप जान गए होंगे ये कौन है, तो आई होप आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा और अब आपको शायद याद आ गया हो कि ये असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। तो ध्यान रखेंगे, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। यानी बैडमिंटन खेलते थे ये पहले और उसी के चलते ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने हैं, साथ ही साथ बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। अगर मैं भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1934 को और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2022 को कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या जिसे हम सेबी बोलते हैं इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आई होप आपको इसका जवाब पता होगा कौन है, तो ये है माधवीपुरी बूच, यानी ऑप्शन डी माधवीपुरी बूच इसका सही आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, माधवीपुरी बूच। देखिए यहाँ पर सेबी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, अगर मैं बात करूं स्थापना की तो वो 1988 में हो चुकी थी, बट इन्हें वैधानिक मान्यता बाद में मिली है 1922 को। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा वो बड़ा घोटाला था जिसके बाद सेबी को मान्यता मिली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। तो मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप सभी को पता होगा कि कौन से बड़े घोटाले के बाद सेबी को वैधानिक मान्यता मिली। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्च 2022 में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये हैं दक्षिण कोरिया के। किस देश के, दक्षिण कोरिया के। मुझे आप नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर अगर मैं दक्षिण कोरिया की बात करूं तो दक्षिण कोरिया में चुनाव के दौरान 98% वोट पड़े थे, जिसमें से इन्हें मिले 48.6% वोट। बाकी 47.8% वोट किसी और को मिले जो इनके विपक्षी थे उन्हें मिले और बाकी बट गए। तो बेसिकली ये यहाँ पर सीधा सीधा चुनाव जीत गए। चलिए अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, वह कौन है। तो देखिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है उनके अध्यक्ष कौन है, तो वो है जय शाह। इनका जो कार्यकाल है वो अगले 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो निश्चिंत रहें, अगले 1 साल तक अगर आपसे दोबारा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो कौन रहेंगे, जय शाह ही रहेंगे। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है कोलंबो श्रीलंका में। स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 19 सितंबर 1983 में। आप साल ध्यान रखेंगे, डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 1983 में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसे भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें किया गया है, तो ये है सुमन शर्मा। किसे किया गया है, सुमन शर्मा। ऑप्शन बी सुमन शर्मा इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुमन शर्मा जो है ये 1919 बैच के IRS ऑफिसर हैं और इसके पहले ये वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इनका काम क्या होता है, तो सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर, चाहे वो सोलर पार्क स्कीम हो, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम हो, ये जितनी भी स्कीम सरकार निकलती हैं इनको अमल में लाना यानी इनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है इंदु शेखर चक्रवर्ती। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किसे FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो कौन है ये, तो ये है टी राजा कुमार। कौन है, टी राजा कुमार। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो टी राजा कुमार है ये बेसिकली सिंगापुर से रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं पर रहते कहाँ हैं, सिंगापुर में।
और इन्हें अगले 2 साल के लिए FATF का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, ये 1989 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? G7 देशों के द्वारा। तो चलिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन बन गए हैं? S किशोर। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए SSC के अध्यक्ष बनने से पहले ये वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ये 1989 के बैच के IAS ऑफिसर हैं। अगर मैं SSC के गठन की बात करूं तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। SSC का काम क्या है हम सभी जानते हैं। जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति देना SSC का काम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं चिली के राष्ट्रपति। बोलिए क्लियर है? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए इनकी उम्र जो है ये केवल 35 वर्ष है और ये चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं अगर मैं उनकी जीत की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 56% वोट उन्हें मिले हैं और ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर होता है। ये चिली के 36 यानी 36वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं अगर मैं चिली की राजधानी की बात करूं तो ये है सैंटियागो। चिली की मुद्रा क्या है? तो ये है पेसो। चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो ये अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया गैब्रियल बोरिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन सारी डिटेल्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के। किसके? पुर्तगाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल के ये दोबारा से प्रधानमंत्री है। इनकी जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, इसे 230 में से 117 सीटें जीती हैं और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के वो कौन है? वो है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। ठीक है। पुर्तगाल राजधानी क्या है पुर्तगाल की? तो यह है लिस्बन और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यह है यूरो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये कौन है? ये हैं G अशोक कुमार। क्या नाम है इनका? G अशोक कुमार। ऑप्शन ए G अशोक कुमार सही आंसर होगा। तो देखिए ये जो G अशोक कुमार है ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं और क्योंकि ये देश के पहले हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इस संस्था का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करना और देश की सुरक्षा को और मजबूत करना। ये बेसिकली किसके अंडर आता है? तो ये आता है NSA के अंदर, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजीत डोभाल। साथ ही साथ MNSC जो है ये देश के 13 केंद्र शासित और तटीय राज्यों की सुरक्षा यानी तटीय सुरक्षा का ध्यान रखता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में इकबाल सिंह लालपुर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये जो कमीशन है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं फिलहाल वो कौन है? तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। ध्यान रखेंगे इस बात का। साथ ही इकबाल सिंह लालपुर जो है, ध्यान रखेंगे ये एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं जो कि पंजाब में आतंकवादी जब चरम पर थे तब उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया था और इनका एक बहुत बड़ा योगदान था पंजाब से आतंकवाद कम करने के लिए। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए ये किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये बनी है कनाडा की, यानी ऑप्शन बी कनाडा इसका सही आंसर होगा। ये कनाडा का फ्लैग है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो पहली हिंदू महिला है जो कि कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है
और ये दूसरी इंडियन है जो कि कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। दूसरी इंडियन है और पहली हिंदू महिला है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा के फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है जस्टिन ट्रूडो। राजधानी क्या है, तो ये है ओटावा। और हम सभी जानते हैं कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत विश्व में एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, और जिस भी नंबर पर आता है वहां तक के, यानी अगर सपोज इंडिया 7th रैंक पर आता है तो फर्स्ट से लेके 7th तक जितने भी कंट्रीज हैं एरिया वाइज, उनका मुझे नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्च 2022 में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो ये चुनी गई है हंगरी की। किसकी? हंगरी की, ध्यान रखेंगे। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी आपके करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हंगरी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो इनकी पार्टी का नाम है फाइडस पार्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपसे DRDO नहीं बल्कि DRDL का निर्देशक पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा GA श्रीनिवास मूर्ति, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए GA श्रीनिवास मूर्ति जो हैं ये बन गए हैं DRDL के नए निर्देशक। DRDO नहीं, DRDL। ठीक है, साथ ही साथ ये वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। वहीं अगर मैं DRDO की बात करूं तो फुल फॉर्म हम सभी को पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन हम सभी को पता है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में NCERT के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए NCERT के नए निर्देशक कौन है अब, तो ये हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को NCERT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसके नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। साथ ही साथ इन्हें 2005 में पंजाब कला और साहित्य अकादमी जालंधर द्वारा अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वहीं अगर मैं NCERT की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किसे 2022 में एयर इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा हम सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं चंद्रशेखर, N चंद्रशेखर। बोलिए क्लियर है? हम सभी को इसका आंसर पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया। तो देखिए टाटा सन्स के जो चेयरमैन है चंद्रशेखर को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा भी टाटा की कई सारी कंपनीज में ये गैर कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जैसे टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई। ये सारी कंपनीज में ये कहीं ना कहीं गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा समूह का स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जमशेदजी टाटा ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1868 को। मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? तो आंसर है गोवा। क्या आंसर है? गोवा। तो ये हैं प्रमोद सावंत और ये गोवा के CM होने वाले हैं। अगर मैं पेशे की बात करूं तो ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। तो चलिए हमें ये तो पता चल गया कि गोवा के नए CM कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत। मैं अगर आपसे पूछूं कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 28 मार्च को शपथ कहाँ ली? तो इन्होंने ली डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, जो कि गोवा में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के रूप में
नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वी.एस. पठानिया या वीरेंद्र सिंह पठानिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये हैं एस बालचंद्र। किसे चुना गया है? ऑप्शन बी एस बालचंद्र। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए एक इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले ये सूरीनाम गणराज्य में इंडियन ब्यूरोक्रेट थे। अब ये कहाँ चले जाएंगे? अब ये बारबाडोस चले जाएंगे। वहीं अगर मैं बारबाडोस की बात करूं तो ये फिलहाल में ही यानी कुछ साल ही हुए हैं, 1996 में ही बारबाडोस जो है वो स्वतंत्र हुआ है। और लगभग 400 साल बाद यानी 400 साल तक ये ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में था। 400 साल बाद 1996 में ये जाकर आज़ाद हुआ है। और एक तरीके से मैं बोलूं तो ये दुनिया का सबसे नया गणराज्य है, यानी सबसे यंग गणराज्य है। अगर बारबाडोस के राष्ट्रपति की बात करूं तो उनका नाम है डेम सेड्रो। वहीं अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो उनका नाम है मिया मोल्टी। और इसकी राजधानी जो है वो है ब्रिजटाउन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देखिए एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मणिपुर के, यानी ऑप्शन सी मणिपुर इसका सही आंसर होगा। और हालांकि हम सभी को इसका सही आंसर पता भी होगा। वहीं अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं ला गणेशन। ठीक है, राजधानी क्या है? इम्फाल है, हम सभी को पता है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अभी अभी बने हैं। चुनाव में टोटल कितनी सीटें थी विधानसभा चुनावों में? तो टोटल 60 सीट्स थी, जिसमें से जीती कितनी? 32 सीट्स जीती हैं बीजेपी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक हाल में कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक बने हैं, इसरो के नहीं। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? 1963 में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिवेंद्रमपुरम में, केरल में, जो कि स्थित है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसरो की बात करूं तो ये सारी डिटेल्स हम सभी को पता है। 15 अगस्त 1969 में इसकी भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। विक्रम साराभाई को हमारे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महापिता के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख के जाइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ। थैंक यू।